हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज के इस वीडियो में क्लास 12 सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली। द गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू फर्दर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स by throwing the field open to the private sector and joint sector mutual fund in order to safeguard the interest of investing public and to encourage a healthy growth of the capital market, right? A comprehensive set of the guidelines is being evolved for the operation of all mutual fund, right? तो म्यूचुअल फंड की कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो आइडेंटिफाई द सेक्टर अंडर विच द aforesaid reforms was introduced and choose the correct option. इंडस्ट्रियल, फाइनेंस, टैक्स और फॉरेन ट्रेड। तो बेटा आंसर क्या होना चाहिए इसका? फाइनेंस, राइट? क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? फाइनेंस की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में मेंटेन्ड ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे जो मोनोपोली कंट्रोल था वो किसका था? ब्रिटेन का। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इनटेंजिबल इन नेचर। मतलब इनटेंजिबल का मतलब क्या है कि ये टेंजिबल नहीं है, इसे छू नहीं सकते। इम्परफेक्टली मोबाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं हो सकता। इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, और इसके ऑनर से ये अलग नहीं हो सकता। तो तीनों चीज सही है ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो इनके ऑप्शन में है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर क्या जाएगा? डी। डी क्या है बेटा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो इनटेंजिबल इन नेचर भी होता है, और इम्परफेक्ट मोबाइल भी होता है, और इनसेपरेबल फ्रॉम द ऑनर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा असर्जन रीजन बेस है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो असर्जन क्या कह रहे हैं? इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब इंडिया के रूरल क्रेडिट सिस्टम जो है वो क्या हुए हैं? ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट? मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुए हैं ड्यू टू द इवॉल्वमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? तो इसकी वजह से इंडिया के जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट? तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसके रीजन में दिया हुआ है, लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग, राइट? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ है कि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग है रूरल क्रेडिट के रिगार्ड में, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। तो असर्जन भी राइट है और रीजन भी राइट है, और रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन ए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए, राइट? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 22, राइट? Owing to the effort of the, इनमें से ऑप्शन में है कोई, the Indian government initiated modernization of informal sector enterprises, right? ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सी, ऑप्शन सी यहाँ पे होना चाहिए, सी वहां पे लिखा हुआ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और डी क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट? मतलब इनमें किसके एफर्ट के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस के मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की है? तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है
ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट मतलब कई सारे लेबर हैं, राइट, कई सारे लेबर हैं, है ना, इनके एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सपोर्ट करेगा, कौन एफर्ट लगाए? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। बेटा ये टेक्स्ट हमें पढ़ना है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स एज, मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हें 8 डिवीजन में, इंडस्ट्रियल डिवीजन में बांटा गया है। और ये डिवीजन है क्या क्या? एग्रीकल्चर है बेटा, माइनिंग एंड डेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट एंड ये स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? सर्विसेज है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस। क्लियर नहीं है साफ इसमें। फॉर सिंप्लिसिटी ऑल दी वर्किंग पर्संस इंगेज्ड इन दीज डिविजन्स, मतलब जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन होती है इन डिवीजन में ही इंगेज होती है, मतलब इनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो इन डिवीजन में ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सभी वर्किंग पॉपुलेशन को, राइट। कैन बी क्लब्ड इनटू 3 मेजर सेक्टर्स, और इन सभी को कितने सेक्टरों में बांटा जाता है? 3 सेक्टरों में, प्राइमरी, राइट, सेकेंडरी, राइट, और टर्सरी, राइट। 3 सेक्टर होते हैं बेटा। प्राइमरी क्या होते हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज होते हैं। सेकेंडरी क्या होती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं। और टर्सरी सेक्टर क्या है बेटा? सर्विसेज सेक्टर, राइट। इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, मतलब इन टेक्स्ट में से प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होगा? ए ऑप्शन में ओनली फर्स्ट, बी में है फर्स्ट एंड सेकंड, सी में है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और डी है 6 7 एंड 8। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर तो प्राइमरी का पार्ट है ही, और माइनिंग भी किसका पार्ट है? प्राइमरी का। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है, सेकंड फेज ऑफ द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है, राइट। लेट टू दी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक। ए क्या दिया हुआ है? रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, मतलब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के रिलेशनशिप में डिमांड और सप्लाई का रिवर्सल है। रिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि पहले एक चीज ज्यादा थी, मे बी सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, बाद में क्या हो गई? डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। डिक्रीज इन द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, या एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिमांड कम होती जा रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिमांड और बढ़ेगी, राइट। डिक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमोस्फेयर, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन द एनवायरमेंटल क्वालिटी, एनवायरमेंट की क्वालिटी बढ़ेगी, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, जो सप्लाई ज्यादा थी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की, और बाद में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली गई, ठीक है, तो डिमांड। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? फ्रॉम द सेट ऑफ द टर्म्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट गिवन इन द कॉलम सेकेंड, बेटा इनमें बताना है कि कौन सा पेयर सही है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट्स। ए है एनिमल हस्बेंड्री, इनस्टेबिलिटी इन इनकम, नहीं ये तो नहीं है। फिशरीज, मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, ये भी नहीं है। हॉर्टिकल्चर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, इसका आंसर ये सी सही है। और डी क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी। सी थर्ड से पेयर हो रहा है। फर्स्ट का बी, बी
सेकंड का सी, थर्ड का डी, और देखते हैं सी का थर्ड पेयर। अच्छा, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, अच्छा बी ए यहाँ पे आना चाहिए, सी का थर्ड, तो इसका आंसर ये ठीक है, सी का थर्ड, राइट। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, इज द मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन, ठीक है। और इनके ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, प्रोविजन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स है, राइट। तो इसमें क्या कहा गया है, मेजर्स बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग सिस्टम, मतलब जो मार्केटिंग सिस्टम है ना, ऑर्डर में हो और ट्रांसफेरेबल हो, मतलब फार्मर्स हो गए या ट्रेडर्स के बीच की जो डीलिंग हो वो ट्रांसफेरेबल हो, राइट। तो ये किस में हुआ था, रेगुलेटेड मार्केट में। तो रेगुलेटेड मार्केट का जो ऑप्शन है बेटा वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन मेट विद द मैनी प्रॉब्लम्स, मतलब GLF को कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम क्या थी, ड्रॉट आया था, राइट। कन्फ्लिक्ट विद द रसिया ATC, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, राइट। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, अंडर एग्रीकल्चर रिफॉर्म में कम्यून लैंड्स वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, ठीक है, मतलब कम्यून लैंड को जो है ना इंडिविजुअल हाउस होल्ड को अलॉट कर दिया गया था, फॉर द ऑनरशिप हु वर अलाउड टू कीप ऑल पोस्ट टैक्स इनकम, नहीं ये तो फॉल्स है, राइट। मतलब कम्यून लैंड को जो है ना इंडिविजुअल हाउस होल्ड में अलाउ कर दिया गया था फॉर द ऑनरशिप, ऑनरशिप के लिए नहीं किया था भाई, ऑनरशिप तो अभी भी स्टेट के उसमें है ना अंडर में, राइट। केवल कल्टीवेशन राइट था, नॉट एन ऑनरशिप राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो इसका आंसर ए जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 में है, पाकिस्तान वॉज मेंटेनिंग ए हेल्थी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम ऑफ 6.3% टिल 1990s, मतलब टिल 1990s तक पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिस्टम था वो काफी हेल्थी था, काफी अच्छा था, अबाउट 6.3% इनका GDP ग्रोथ था। उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में काफी सारी पॉलिसीज को इनिशिएट किया था, जैसे प्रोटेक्शन हो गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हेल्थी था, अबाउट 6.3% पर एनम। However, it lost its track of economic growth, लेकिन इन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को लॉस कर दिया, फॉलिंग ऑफ 5.3% बिटवीन द 2015 टू 2017, मतलब 2015 और 17 के बीच में इनका जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 से फॉल होकर कितना हो गया, 5.3% हो गया, राइट। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं। देखो 1990s तक अगर पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट काफी अच्छा था 6.3%, तो उसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में स्टार्टिंग में कई तरह की पॉलिसीज को इनिशिएट किया गया था, जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया, राइट। और मतलब पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया था फॉरेन कंपटीशन से, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पाकिस्तान में। अर्ली 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन किया गया था, और लेट 1980s में उनका क्या क्या कर दिया गया था, डीनेशनलाइजेशन कर दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट था ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या है, इनका GDP ग्रोथ कंटिन्यू घटा है, और घटते घटते कितना हो गया, 2015 और 17 के बीच में कितना हो गया, 6.3%, ठीक है। तो वो रीजन बता रहे, इनका रीजन क्या क्या है, पढ़ते इसे। यस, पाकिस्तान मेंटेन हेल्थी ग्रोथ रेट, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा है टिल 1990s,
owing to the इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, मतलब पाकिस्तान में कई तरह की पॉलिसीज को अपनाया गया है, सच एज ग्रीन एवोल्यूशन, पाकिस्तान में ग्रीन एवोल्यूशन आया है, एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट. हाउएवर लेटर इट फेस्ड slow down to the magnitude of 5.3% between the 2015 and 17. बेटा 2015 और 17 के बीच में इनका ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया 5.3% के आसपास, ड्यू टू द सेवरल इंटरकनेक्टेड फैक्टर, मतलब कई सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से, सच एज एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मतलब पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्लो हो गया है, food supply which were largely dependent on favorable harvest rather than a systematic process of the technological advancement. मतलब वहां पे क्या है कि फूड की सप्लाई के लिए है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे नहीं बल्कि फेवरेबल हार्वेस्ट पे डिपेंडेंसी है. इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रही है, एक्सेसिव रिलायंस ऑन द रेमिटेंस एंड, मतलब बाहर से कोई पैसे भेज रहे हैं उन पे ही ज़्यादा भरोसा रखा है इन्होंने, मतलब इनकी जीडीपी में ट्रेडिंग का रेशियो कम है ना, रेमिटेंसेस का रेशियो ज़्यादा, एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड सिग्निफिकेंटली हिंडर्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे एक काफ़ी बड़ी बाधा है, काफ़ी बड़ी रुकावट है, राइट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 29 का ए क्या कह रहे हैं, एडवर्ड बारवियर डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन्होंने क्या किया बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है एज ए स्ट्रेटेजी विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर एट द ग्रास रूट लेवल. एलिब्रेट द गिवन स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट को एलिब्रेट करना है, राइट. देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट which fulfill the needs of present generation without reducing the ability to fulfill the needs of future generation as their own needs. मतलब प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करना, फ्यूचर जनरेशन की उनकी अपनी नीड को पूरा करने की जो एबिलिटी है उसमें कमी किए बगैर, इसे क्या बोलते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और एडवर्ड बारवियर ने क्या बोला है कि इन्होंने पुअर की बात की है, पुअर के मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाना है, बढ़ाना है. कहां से उठाना है बेटा, ग्रास रूट लेवल से, ठीक है. तो इसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल नीचे से उनके लिविंग स्टैंडर्ड को उठाना है. पढ़ते हैं इसे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्स टू मीट, मतलब सस्टेनेबल क्या पूरा करती है, बेसिक नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. बेटा प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज किए नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, राइट. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई. और एज पर एडवर्ड बारवियर ने क्या कहा है, इट मस्ट बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है किनका, पुअर, थ्रू मेजरेबल इंक्रीज इन इनकम, उनकी इनकम को बढ़ाते हुए, एजुकेशनल और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाते हुए, सैनिटेशन को बढ़ाते हुए, इन सब चीज़ों को मतलब जो बेसिक एमिनिटीज होती है, बेसिक जो चीज़ें होती है उनको बढ़ाते हुए उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है. कहाँ से, ग्रास रूट लेवल से. द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी टू रिड्यूस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग लाइवलीहुड वाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्स डिप्लेशन, मतलब रिसोर्सेज का डिप्लेशन कम से कम होना चाहिए, एनवायरमेंटल हार्म का नुकसान कम से कम होना चाहिए, पर्यावरण का नुकसान कम से कम होना चाहिए, और कल्चरल डिस्टर्बन एंड द सोशल इनस्टेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, राइट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, distinguish between the self-employed, right, and hired worker with the help of a suitable example. देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता ही आपको कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो अपना खुद का कोई काम हो, ठीक है.
तो सारे फैक्टर अपने खुद के मैनेज करने पड़ते हैं, ठीक है। खुद की बिल्डिंग, खुद का कैपिटल, खुद की लैंड, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, सब सारे फैक्टर खुद के मैनेज करने पड़ते हैं। और हार्ड वर्कर का मतलब क्या हो गया कि किसी के पास जाके काम कर रहे हैं और बदले में क्या मिल रही है, वेजेस, सैलरीज वगैरह। मतलब हार्ड वर्कर के दो होते हैं, एक तो हो गया रेगुलर और एक हो गया बेटा कैजुअल, ठीक है, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बताया गया है कि पीपल हु ओन एंड ऑपरेट एंड एंटरप्राइजेस, मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो अपने खुद के एंटरप्राइजेस को ऑन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, इसलिए टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपना जीवन चलाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कहते हैं, राइट। एग्जांपल में क्या है, सीमेंट शॉप ऑनर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो हायर्ड वर्कर होते हैं आर समवन हु इज एम्प्लॉयड, जो काम कर रहे हैं बाय अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के पास में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास में, एंड रिसीव कंपनसेशन, और इन्हें केवल क्या मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, किसकी फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में या वेजेस की फॉर्म में, राइट। जैसे कि एग्जांपल क्या बेटा, एन एम्प्लॉय वर्किंग एज ए ग्राफिक डिजाइनर एट ए मार्केटिंग एजेंसी, राइट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का ए क्या कह रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब रेलवे के इंट्रोडक्शन से जो है इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर पे इफेक्ट तो पड़ा ही है, इन टू इंपॉर्टेंट वे, दो रास्ते बताने, दो तरीके बताने कि कैसे इफेक्ट पड़ा है रेलवे के आने से। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। देखो रेलवे के आने से क्या फायदा हुआ होगा, रेलवे के आने से एक तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गई होगी, राइट, मतलब आना जाना आसान हो गया, ठीक है। और रेलवे के आने से क्या होगा, एक इंटीग्रेशन बढ़ा होगा, ठीक है, ट्रेडिंग का फ्लो बढ़ेगा, तो रेलवे के आने से ये सारे बेनिफिट होने हैं। आंसर में क्या गिवन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे के इंट्रोडक्शन होने से अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर चेंज होगा इन टू इंपॉर्टेंट वे, दो तरीके बताए गए हैं, क्या क्या है, इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब लंबे सफर के ट्रेवल के लिए आसानी हो गई, एंड देयर बाय ब्रेकिंग ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, और ज्योग्राफी से रिलेटेड या कल्चरल से रिलेटेड जो रुकावट थी वो चीज खत्म हो गई, राइट। दूसरा क्या फायदा हुआ है, इट फॉस्टर्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देखो रेलवे के आने से इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन प्रमोट हुआ है, ठीक है, ट्रेडिंग बढ़ी है, which adversely affected the self sufficiency of the village economies in India, मतलब इंडिया में जो विलेज इकोनॉमी है उनकी सेल्फ सफिशिएंसी पे इस चीज का कैसा इफेक्ट पड़ा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन प्रमोट हो गई है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, रेफर टू द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली, ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, राइट, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है 1921 और 30 के बीच में, 1921 और 30 के बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 26 ईयर एंड 11 मंथ की, राइट, और 41 और 50 के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई 32 ईयर्स एंड 5 मंथ की। तो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है इन 20 सालों में, 5 ईयर एंड 6 मंथ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, राइट। और दूसरा ये दिखाया गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज 10, मतलब अगर कोई 10 साल जी जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस क्या है, 36 ईयर एंड 5 मंथ ये गिवन है, 39 ईयर एंड 2 ईयर्स एंड 7 मंथ, इतनी इंक्रीज हुई है, राइट। ये सोर्स गिवन है इसमें और कुछ क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर गिवन इन द अबव टेबल, मतलब जो टेबल में गिवन है डेमोग्राफिक इंडिकेटर का, उनको हमें डिफाइन करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या चीज डिफाइन कर रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिफाइन कर रही है, राइट, कि एक नॉर्मल एवरेज पर्सन कितनी लाइफ जिएगा, उसकी एवरेज क्या है।
पहली चीज तो ये कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिफाइन कर रही है, रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ द ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ। मतलब एक पर्सन जो है कितने एवरेज नंबर जो है जीने की उसकी एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है। ठीक है, इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि भाई 1921 और 30 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 26 ईयर एंड 11 मंथ की, और 41 और 50 में मतलब अगले 20 सालों में कितनी हो गई 32 ईयर एंड 5 मंथ की, राइट। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट एनी टू सच डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। बेटा इसमें डेमोग्राफिक इंडिकेटर की और दो चीजों को लिस्ट करना है, और दो चीजें बतानी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अलावा। और क्या हो सकता है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, है ना, और भी चीजें होती हैं। क्या क्या गिवन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया या लिटरेसी रेट है, ये सारे क्या है डेमोग्राफिक इंडिकेटर के ही वो है, पार्ट है। स्टेट द स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इंडिया एंटर्ड इन 1921। 1921 में इंडिया जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के कौन से पार्ट में, कौन से स्टेज में एंटर कर चुका है, सेकंड फेज में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। India has entered the second stage of the demographic transitions in 1921. 1921 में इंडिया जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के सेकंड स्टेज में एंटर कर चुका है। देखिए क्वेश्चन में 31 क्या है, 31 का फर्स्ट पार्ट, इंडिया हैज बीन ए पार्ट ऑफ मैनी रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। मतलब इंडिया जो है ना कई तरह के रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग का पार्ट रह चुका है। ठीक है, जैसे G20, सार्क हो गया या ब्रिक्स हो गया, एटीसी, राइट। तो इनसे क्या चीज क्लियर हो रही है, ग्लोबलाइजेशन, राइट। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से ब्रीफली एक्सप्लेन दी इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, राइट। मतलब रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस को बताना है कि इसमें इंडिया क्या करेगी, जो भी इंटरनेशनली इंडिया के इश्यूज रहेंगे उनको रिजॉल्व करेगी, उनको ठीक करेगी, राइट। तो रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग जैसे G20 हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गए, प्ले ए, ये क्या प्ले करिए बेटा, काफी विटल रोल फॉर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, डेवलपिंग नेशन के लिए लाइक इंडिया, एज दे हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस परस्यूड बाय देयर नेबरिंग नेशन टू बेटर कॉम्प्रेंड देयर ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को सामने रखी जाएगी देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देश जो है। मोर ओवर इसके अलावा इन अनफोल्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज डेवलपिंग नेशन फेस competition not only from the developed nations but also among themselves. Such groupings help them to flourish well in the shared environment, right? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या हो गया, SEZ, जिनके इकोनॉमिक लॉज जो है कंट्री के इकोनॉमिक लॉ से डिफरेंट है। बेटा अगर कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी कंपनी SEZ में सेटअप हो रही है तो गवर्नमेंट उन्हें कई तरह की सुविधाएं देगी, जैसे काफी टाइम तक टैक्स का रिबेट दे देगी, इलेक्ट्रिसिटी सस्ते रेट पे प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह दे देगी SEZ को। तो SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है बेटा, एक ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं दैट हैज इकोनॉमिक लॉज, जहां के इकोनॉमिक लॉ होते हैं डिफरेंट, अलग होते हैं फ्रॉम ए कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉ से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थर्टी टू क्या कह रहा है, रेफर टू द गिवन इमेज केयरफुली। देखो ये इमेज क्या दिखा रहा है, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, ये धुआं है, राइट, और स्प्रे किया जा रहा है केमिकल्स वगैरह को, ठीक है, ठीक है। और पैनल बी में क्या दिखाया जा रहा है, चारों तरफ हरियाली है, तितलियां ये रही,
है ना। तो ये चीज जो पैनल, ये जो है पैनल ए जो है ये कन्वेंशनल फार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इमेज, राइट। आइडेंटिफाई द टिपिकल ऑफ द फार्मिंग इन पैनल ए एंड बी। पैनल ए क्या है, कन्वेंशनल फार्मिंग हो गई, और पैनल बी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, राइट। तो फर्स्ट में क्या बताया गया है, पैनल ए में कन्वेंशनल फार्मिंग है, वेयर एज द टाइप ऑफ द फार्मिंग इन द पैनल बी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। एक्सप्लेन, सेकंड क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेजेस, ठीक है, एक एडवांटेज बताना है और क्या बताना है, डिसएडवांटेज ऑफ ए टाइप ऑफ द फार्मिंग इन पैनल बी ओवर द पैनल ए। मतलब पैनल ए के कंपेयर में पैनल बी जो है, पैनल बी मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, हमें ये बताना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, हेल्थियर होता है, न्यूट्रिशियस होता है ना, टेस्टियर होता है फूड इनके, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये सारे एडवांटेज है, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, राइट, टाइम टेकिंग होता है। तो एडवांटेज में क्या बताना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वेंशनल फार्मिंग के ओवर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए सिस्टम ऑफ द फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जो ऑर्गेनिक इनपुट का यूज करती है। ऑर्गेनिक इनपुट का मतलब हो गया काउ डंग का, एनिमल मैन्योर का, या कंपोस्ट का यूज करना, मतलब इट डिस्कार्ड द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, राइट। दैट सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रियलाइज अपॉन द यूज ऑफ, किसके यूज को पे भरोसा करती है, ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टीवेशन सच एज ऑर्गेनिक मैन्योर्स या कंपोस्ट। इट्स केमिकल फ्री नेचर हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, मतलब केमिकल का यूज वगैरह नहीं करती। और डिसएडवांटेज में क्या है, यील्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो अर्निंग होगी और लेसर देन, कम होती है, किसके कंपेयर में, कन्वेंशनल फार्मिंग के। Therefore, small and marginal farmers may find it difficult to adopt a large scale production, right?